वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड माय नेम इज सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस है जो आपकी फर्स्ट बुक है, जो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं उसकी ये वन शॉट वीडियो है जो कि इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके अपना मैसेज भेज सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू टर्म 2 वो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। द सर्कल ऑफ गोल्डन स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड्स वर्ड्स। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है उनका जो गोल्डन स्टार्स है यूरोपियन फ्लैग के ऊपर, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल ऑफ 12 गोल्डन स्टार्स शोन इन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग। तो हमें इसके बारे में बताना है। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग है उनका। द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स स्टैंड्स फॉर सोलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। यूरोप के लोगों के बीच भाईचारे का एक तरीके से ये सिंबल है। इट हैज 12 स्टार्स। A number 12 is traditionally the symbol of perfection, completeness and unity. So नंबर 12 जो है वो कहीं ना कहीं एक परफेक्शन का और कंप्लीटनेस का और यूनिटी का सिंबल होता है। Now the next question is, write the features of the European Union which make it an effective organization. So इसके अंदर है the European Union is one of the world largest economies. ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है हमारी वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। द यूरोपियन यूनियन हैज इट्स ओन फ्लैग। इनके पास अपना खुद का झंडा है, खुद का एंथम है, खुद की करेंसी है। इट्स करेंसी यूरो। ओके, यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है? यूरो। इट्स करेंसी यूरो कैन चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ यूएसडी, यानी कि डॉलर को भी टक्कर देती है। द प्रेजेंस ऑफ इट्स टू मेंबर्स ऑन द यूएनएससी, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इनके दो मेंबर्स हैं, प्रोवाइड्स इट एन इन्फ्लुएंशियल स्टांस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो जब आपके एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से दो मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मिलिट्री कैपेसिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब मिलिट्री के ऊपर भी लिखने को आ सकता है। So the European Union has a strong and influential position in the terms of strategy and military. काफी strong military है। The combined armed force of the European Union are the second largest in the world. तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पे मतलब बहुत खतरनाक आर्मी है। Its total spending on defense is the second after USA. तो यहां से भी आप समझ जाइए यूएसए के बाद सबसे ज्यादा जो अगर कोई स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर तो वो है यूरोपियन यूनियन। Now the next question is, what is the full form of ASEAN? So ASEAN के बारे में क्या है? Association of Southeast Asian Nations। और what is ASEAN? अब ये क्या है? ये एक एसोसिएशन है, ठीक है, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्ड प्राइमरली एट प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसका मतलब जो है इसकी प्रायोरिटी है और रीजनल स्टेबिलिटी रहे इनके मेंबर्स के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आसियान एस्टेब्लिश्ड एंड विच 5 कंट्रीज एस्टेब्लिश्ड आसियान। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किन 5 कंट्रीज ने इसको एस्टेब्लिश किया? सो आसियान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 बाय 5 कंट्रीज ऑफ द रीजन लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके ऊपर साइन करके इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। नाउ आसियान का लोगो आप सभी देख ही सकते हैं, आपके सामने है। सो इन द आसियान लोगो द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, यानी कि राइस की 10 स्टॉक्स हैं आपको यहाँ पे अगर आप इसको गिनोगे, ठीक है, रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी फ्रेंडशिप को, उनकी सोलिडेरिटी को और यूनिटी को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वर प्राइमरीली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना इसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो। अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट रीजनल पीस। जो रीजन है इनका पूरा वहां पे पीस रहे, शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे। टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन द आसियान स्टेट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज आसियान एस्टेब्लिश्ड। सो मैंने आपको बता ही दिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह के लिए, और वो सब हमने देख लिया पीछे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। सो इसका है टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज विद इन आसियान स्टेट्स। आसियान के जितने भी मेंबर हैं वहां उनके बीच में कॉमन मार्केट को बनाना और प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज हो, यानी कि इंपोर्ट से ज्यादा हम प्रोडक्शन करें, टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेंशन टू अचीवमेंट्स ऑफ आसियान। सो इसके अंदर है इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इट एम्स एट फोस्टरिंग इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस को काफी ज्यादा इसने मतलब उसमें अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड सिक्योरिटी अलोंग विद रीजनल डेवलपमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ आसियान। सो आसियान के ऊपर जितना भी हो सकता है मैंने आपको बता दिया है। आसियान कंट्रीज फॉलो ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज फॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। यानी कि आसियान के काम करने का जो तरीका है वो कैसा है कि एक अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हुए इंटरेक्शन के साथ हम अपने सभी मेंबर्स के साथ काम कर सकें, मतलब यही आसियान वे है। आसियान इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज आसियान रीजनल फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड। सो आसियान रीजनल फोरम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ARF was established in 1994। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कोऑर्डिनेशन है वो सारा काम यही संभालते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम द पिलर्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आसियान कम्युनिटी। आसियान कम्युनिटी के पिलर्स जो हैं वो है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, जो कि नाम से पता चल रहा है सिक्योरिटी के ऊपर जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं उस पर ज्यादातर काम करता है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी नाम से क्लियर है। आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, यानी कि सोसाइटी अपने वहां का कल्चर कैसे उसका डेवलपमेंट करना है उसके ऊपर फोकस करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इट वाज टू इंक्रीज, ये मैंने आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका बता ही दिया था, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, व्हेन वाज सार्क एस्टेब्लिश्ड। सो सार्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985, एंड सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ सार्क। तो सार्क के मेंबर कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। ओके, साउथ एशिया के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन्स का जो रहन सहन का स्टैंडर्ड है वो बढ़ाएं। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये सब के ऊपर काम करना। ओके, और टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विद सिमिलर एम्स एंड पर्पसेस, जो भी और भी आसपास की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम और पर्पस सेम है उनके साथ मिलकर काम करना इसका ऑब्जेक्टिव है। सार्क इज ग्रोइंग एट अ स्लो पेस ड्यू टू द पॉलिटिकल डिफरेंसेस अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। अब सार्क में ना थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान जो है इसके अंदर है, लेकिन इसके ये मेंबर भी हैं सार्क के, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जैसे कि कश्मीर वाला हो गया, पीओके वाला हो गया। सो क्या है, इंडियाज नेबर्स फियर्ड दैट इंडिया इंटेंड्स टू डोमिनेट देम बाय इन्फ्लुएंसिंग एट द पॉलिटिकल लेवल। इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है वही समझते हैं कि इंडिया काफी ज्यादा मतलब डोमिनेट कर रहा है उनको, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल इंडिया का काफी सही है। सार्क मेंबर्स इन मेजोरिटी बिलोंग टू डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ज्यादातर जो सार्क की कंट्रीज हैं वो तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या बिल्कुल भी डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुआ है, जहां पे फंड्स की भी काफी इनसफिशियंसी रहती है। इट मींस फंड भी पूरा नहीं होता उनके पास। सो ये लिमिटेशंस है सार्क की। ब्रीफली कमेंट ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? The term BRICS refers to Brazil, Russia, India, China and South Africa. ओके, ये सब इसके अंदर आता है। ब्रिक वॉज फाउंडेड इन 2006, 2006 में इसको फाउंड किया गया था। ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स, पहले ये ब्रिक कहलाता था, बाद में जब ये एस कब जुड़ा, जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ जाता है। ओके, ये सभी कंट्रीज के फर्स्ट जो इनिशियल्स हैं उससे मिलकर बना है। सो द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स आर प्राइमरीली टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स, यानी कि जितने भी ब्रिक्स के अंदर मेंबर हैं वो सभी उनका जो है मतलब जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए काम करना। बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वालिटी। उसके बाद है द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द ब्रिक्स कंक्लूडेड इन ब्राजील इन 2019। 2019 के अंदर इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 11th।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स। ऑब्जेक्टिव में और अच्छे से देख लेते हैं। टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टर्स इन ऑल ब्रिक्स कंट्रीज। देखो जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है इस ब्रिक्स का कि मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना, एक मतलब बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना, काफी ज्यादा ट्रेड वगैरह के ऊपर फोकस करना, टू इनहेंस मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज, टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन अमंग द ब्रिक्स नेशन। देखो ज्यादातर जो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इनके ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स रशिया अ न्यू सेंटर ऑफ पावर और अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ओके, सो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से रशिया आता है। सो रशिया एमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। सोवियत यूनियन का सक्सेसर बन के रशिया आता है। रशिया इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया इज अ पार्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द ग्रुप 8, द काउंसिल ऑफ यूरोप, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, CIS, ब्रिक्स। सो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये रशिया। रशिया हैज अबंडेंट ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस एंड प्रीशियस मेटल्स। रशिया के पास कोई कमी नहीं, मतलब है ही नहीं कोई कमी ऑयल वगैरह की, नेचुरल गैस वगैरह की। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, रशिया इज कंसिडर्ड एन एनर्जी सुपर पावर। काफी ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हैं इसके पास। इट हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व्स। दुनिया में बहुत ज्यादा जो रशिया के पास जो है यहाँ पे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। एंड ये सबसे ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री है इसके पास। आपने अभी देखा ही होगा यूक्रेन के ऊपर जो इसने जो मतलब हमला कर रखा है। हाउ इजराइल हैज इमर्ज्ड एज अ पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी। अब इसराइल के ऊपर बता देता हूँ। इसराइल हैज इमर्ज्ड एज अ पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है इसराइल। डिफेंस सिस्टम बहुत तकड़ा, इंटेलिजेंस सिस्टम और भी तकड़ा। It has reached to the new heights of global political standing by virtue of its strong defense power। देखो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका कद बढ़ा है, इसका लेवल बढ़ा है क्योंकि इसका डिफेंस पावर स्ट्रांग है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की वजह से इसका काफी ज्यादा लेवल उठा है। ठीक है। इट इज अ स्मॉल ज्यूविश जियोनिस्ट नेशन। देखो यहूदी लोग रहते हैं इसके मतलब देश के अंदर। इसराइल इज प्लेस्ड इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स इन जनरल एंड द अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन पार्टिकुलर। ओके, सो इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इसराइल इज वेल डेवलप्ड। काफी ज्यादा अच्छी इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को ये प्रमोट करता है, टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड है। In terms of political and diplomatic power, Israel maintains full diplomatic relation with other nations। इसका जो है डिप्लोमेटिक पावर की बात करें तो काफी अच्छी डिप्लोमेसी है इनकी कि ये कभी भी किसी के भी साथ रह सकते हैं, ये किसी के अगेंस्ट ज्यादा नहीं रहते हैं। हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज एमर्जिंग एज ग्लोबल पावर इन 21st सेंचुरी। अब इंडिया के ऊपर आ सकता है कि व्हाट मेक्स इंडिया एन एमर्जिंग पावर और अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। सो इसमें क्या आपको लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। इन 21st सेंचुरी इंडिया इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट एमर्जिंग ग्लोबल पावर। काफी ज्यादा ये देखा गया है इंडिया को कि इंडिया डेवलप कर रहा है। द इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ द कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। काफी ज्यादा एक मतलब आप देखोगे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है एक तो, और इकोनॉमिक ग्रोथ अब हो रही है धीरे धीरे। कल्चरल तो है ही हमारी ग्रोथ अच्छी, और स्ट्रेटेजिक पोजीशन तो बहुत ज्यादा अच्छी है। फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, टारगेटिंग द गोल ऑफ अ $5, ठीक है, ट्रिलियन इकोनॉमी, अ competitive ह्यूज मार्केट, एन एंशियंट इंक्लूसिव कल्चर विद 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन diaspora spreading across the globe impart distinct meaning and salience to India as a new center of power in the 21st century। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इंडिया का जो टारगेट है अपने इकोनॉमी को $5, ठीक है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना। एक तो इतनी बड़ी मार्केट में इंडिया है, ठीक है, आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में, और काफी ज्यादा कल्चर है, एंशियंट कल्चर है इंडिया का। सो ये भी एक हमें एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाती हैं चीजें 21st सेंचुरी के अंदर। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव, स्ट्रेटेजी की बात करें तो भाई मिलिट्री तो बहुत अच्छी है, इंडिया भी अब स्पेंड करने लगा है। न्यूक्लियर पावर है इंडिया। ओके, मेक इन इंडिया स्कीम जो है वो टेक्नोलॉजी एंड साइंस को आगे बढ़ाने के लिए एक और माइलस्टोन है इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी का। ऑल दीज चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर। आज की दुनिया में न्यू सेंटर ऑफ पावर बन के राइज हुआ है इंडिया।
What were the two major policy decision taken by the Chinese leadership in 1970s? चाइना के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है। या डिस्क्राइब एनी 4 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ चाइना टू मेक इट ग्रो एट अ फास्टर रेट। क्या किया गया चाइना को ग्रो करने? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। ठीक है, जो इसने एक आइसोलेट कर रखा था खुद को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, ये इसने खत्म किया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के साथ रिलेशन बना के 1972 में। चाइनीज पीएम चाओ एन लाई प्रपोज द फोर मॉडर्नाइजेशन इन 1973। मॉडर्नाइजेशन को लेके आए चाओ एन लाई जो पीएम थे, जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के इसमें मतलब जो एरिया में इनको मॉडर्नाइजेशन लाना था। उसके बाद है देंग शाओपिंग डिक्लेयर्ड द ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी को डिक्लेयर करते हैं देंग शाओपिंग, नाम याद रखना, जिससे क्या था कि रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है चाइना की, जिससे कि कोई भी आके चाइना में जो है ट्रेड कर सकता था। इससे क्या होता है कि टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्री। अब दूसरे देश भी आके इन्वेस्ट कर सकते थे चाइना के अंदर। फिर उसके बाद है द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982। ठीक है, और इस तरीके से फिर इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन 1998। देखो यहां पे शॉक थेरेपी वाला काम नहीं किया इन्होंने कि एक साथ सब कुछ प्राइवेट कर दें। इन्होंने धीरे धीरे ओके अलग अलग स्टेजेस में प्राइवेटाइजेशन किया था। डिस्क्राइब एनी 4 ड्रॉबैक इन द चेंज्ड चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम। सो यहाँ पे क्या है कि कुछ कमियां भी हैं ओके चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम से। सो इवन दो द चाइनीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव ड्रामेटिकली, इकोनॉमी तो अच्छी हुई है लेकिन अभी भी कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं वहां के लोगों के लिए। सो द 4 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉबैक इन द चेंज्ड चाइनीज इकोनॉमी सिस्टम आर द बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन इक्वली रिसीव्ड। जो ये रिफॉर्म्स हुए इसका फायदा सबको नहीं मिला। अप्रोक्स 100 मिलियन पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अभी भी लगभग 100 मिलियन लोग बेरोजगार हैं चाइना में। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर as bad as in Europe of the 18th and 19th centuries। फीमेल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस हैं वर्क की वो आज भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। बिसाइड्स अ राइज इन इकोनॉमिक इनक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट्स, जो गांव के लोग हैं शहरों के लोग हैं उनके बीच में एक इनइक्वालिटी आ गई है। ठीक है, सो ये सब है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो इसमें है व्हाट इज साउथ एशिया। आप सभी जानते हैं कि इसमें साउथ एशिया के अंदर हमारा इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड पाकिस्तान इंक्लूडेड है। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट वाज फर्स्ट टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द साउथ एशियन रीजन, वो थी श्रीलंका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। सो साउथ एशियन कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम बताने हैं। इंडिया श्रीलंका में सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चल रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इंडिपेंडेंस के बाद से भी। पाकिस्तान, बांग्लादेश में इन्होंने जो है सिविलियन और मिलिट्री रूल दोनों का एक्सपीरियंस कर चुका है। और नेपाल की बात करें सो टिल 2006 नेपाल वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बट नाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पहले यहाँ पे राजा शासन करता था, यहाँ पे मतलब राजा का वो था पूरा रूल या किंग का रूल था, लेकिन अब यहाँ पे डेमोक्रेसी है। उसके बाद है भूटान बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008 एंड द मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स की बात करें तो ये आइलैंड नेशन था और ये एक सल्टनेट था। ठीक है, 1968 तक, और उसके बाद इसको एक रिपब्लिक के उसमें ट्रांसफॉर्म किया गया विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रेसिडेंशियल फॉर्म पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस। ठीक है, फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। या फिर ये ऐसे आ सकता है डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया शेयर द एस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी काफी पसंद है साउथ एशिया के देशों को, ये हमें बताना है। A recent survey of the attitudes of the people in the 5 big countries of the region showed that there is a widespread support for democracy। एक सर्वे किया गया जिसमें बताया जाता है कि डेमोक्रेसी लोगों की पसंद है। Ordinary citizens, rich as well as poor and belonging to different religions view the idea of democracy positively। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, अमीर हों गरीब हों चाहे अलग अलग रिलीजन्स के हों, सभी को डेमोक्रेसी पसंद है। ओके,
दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर वो डेमोक्रेसी को हमेशा प्रायोरिटी दे रहे थे। ओके, दीज आर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फॉर इट वॉज अर्लियर बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी कुड फ्लरिश एंड फाइंड सपोर्ट ओनली इन प्रोस्पेरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पहले माना जाता था कि जो काफी ज्यादा फ्लरिश्ड और जो प्रोस्पेरस कंट्रीज हैं उन्हीं में डेमोक्रेसी ज्यादा होगी, लेकिन ये जो सर्वे है इसका रिजल्ट हमें बताता है कि जी नहीं, जो ऐसी कंट्रीज हैं जो मतलब काफी ज्यादा पुअर लोग हैं जहां पे, वहां भी डेमोक्रेसी लोग पसंद करते हैं। व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज? साउथ एशियन कंट्रीज की कॉमन प्रॉब्लम पॉवर्टी, गरीबी बढ़ती जा रही है। लगभग 22.3% इंडिया के जो लोग हैं वो गरीबी में जी रहे हैं। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है काफी ज्यादा साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर, खासकर पाकिस्तान के अंदर। ओके, सो इस तरीके से हो जाएगा। प्रॉब्लम फेस्ड बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम, अनस्टेबल डेमोक्रेसी लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओके, नेपाल। मेंशन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो इंडिया बांग्लादेश के कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें, सो शेयरिंग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन ऑफ इंडिया टू इंडिया, जब देखो 1971 में बांग्लादेश बनता है तो माइग्रेंट्स तो इंडिया आए थे इलीगली, लेकिन बांग्लादेश अब उसको मानता नहीं है कि वो हमारे हैं। बांग्लादेश डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया और अलो म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरीज। इंडिया अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है, ओके, वो अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है बांग्लादेशी टेरिटरीज से होते हुए, सो वो अलो नहीं करता बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट हैव फेल्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, और रिवर वाटर को लेके बहुत ज्यादा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को सही नहीं समझती, वो समझते हैं हमारे साथ गलत बिहेव करती है। और बांग्लादेश सपोर्ट करता है एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को, ये भी एकदम सच बात है, ठीक है। सो ये हो जाएगा। मेंशन 2 पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब कुछ दोस्ती की भी बातें हैं भाई। इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड, काफी ज्यादा लास्ट 20 इयर्स में इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हुए। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, जो कि आगे की तरफ जो साउथ ईस्ट एशिया है व्या म्यांमार, ठीक है, वाया म्यांमार, म्यांमार से होते हुए आगे का जो मतलब पूरा उनका जो आगे की पॉलिसीज वगैरह है इंडिया की, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी, आगे जो ट्रेड वगैरह की है उसमें बांग्लादेश भी उसका पार्ट है। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज द टू स्टेट हैव कोऑपरेटेड रेगुलरली। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कोई डिजास्टर नेचुरल हो जाता है नेचुरली, या एनवायरमेंटल कोई इशू होता है, तो दोनों देश जो है कोऑपरेट करते हैं। इन 2015 दे एक्सचेंज सर्टेन एनक्लेव, ठीक है, दोनों के बीच में ट्रेड वगैरह भी सही है, ये हो जाएगा। डिस्क्राइब द फैक्टर्स फॉर पाकिस्तान फेल्योर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी स्टेबल क्यों नहीं रहती पाकिस्तान में? सो द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लेर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से फ्रीक्वेंटली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाती। रिसेंटली आपने देखा इमरान खान भी जा चुके हैं। Pakistan's conflict with India has made the pro-military groups more powerful. The lack of genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance. वहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी सही से रहे, वो भी मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। सो ये हो जाएगा। The United States and other Western countries have encouraged the military's authoritarian rule in the past for their own reasons. यूएस जैसे देशों ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलिट्री रूल को काफी ज्यादा एनकरेज भी किया है पास्ट में। डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई इसमें तो क्या ही कोई डिस्क्राइब करेगा, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। Soon after the partition, the two countries got embroiled in a conflict over the fate of Kashmir. कश्मीर को लेके सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट 1947 से 48 वॉर चलता है, जिसमें यहाँ पे डिवीजन ऑफ द प्रोविंस इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, एंड द इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड बाय लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाता है और कश्मीर यहाँ पे हमारा डिवाइडेड हो जाता है, किसी तरीके से पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान is also over strategic issues like the control of Siachen glacier and over acquisition of arms, ठीक है। और इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत से स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, अलग अलग बॉर्डर इश्यूज भी रहते हैं, ठीक है। द इंडियन
government has blamed the Pakistan government for using a strategy of low key violence by helping the Kashmiri militants. जो आतंकवादी होते हैं उनको पाकिस्तान पूरी सपोर्ट करता है, आर्म्स के साथ ट्रेनिंग देता है, मनी देता है, प्रोटेक्शन देता है. The Indian government also believes that Pakistan had aided the pro खालिस्तानी militants. जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उनको भी यहाँ पे आर्म्स वगैरह देता है पाकिस्तान. Its spy agency Inter-Services Intelligence (ISI) is alleged to be involved in various anti-India campaigns in India's northeast, operating secretly through Bangladesh and Nepal. बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू जो आईएसआई है उसके भी काफी ऐसे एजेंडेज हैं जो एंटी इंडिया हैं, वो भी इंडिया में वो जो है मतलब बमबारी वगैरह करवाना चाहते हैं. उसके बाद है डिस्क्राइब द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. भाई कोऑपरेशन कुछ जगह पे हो सकता है, लाइक इन 1960 विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द इंडस वाटर्स ट्रीटी. ठीक है, इंडस वाटर्स ट्रीटी ये इंपॉर्टेंट है. द टू कंट्रीज हैव अग्रीड टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर. ठीक है, ये भी दोनों के बीच बात होती रही है. सोशल एक्टिविटीज and prominent personalities have collaborated to create an atmosphere of friendship among the people of both countries. काफी ज्यादा जो सोशल एक्टिविटीज जो हैं, ठीक है, वो हुई हैं. काफी कुछ ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करी है, लेकिन ये कभी सक्सेसफुल इतना हो नहीं पा रहे हैं. लीडर हैव मेड एट समिट to understand each other better and to find solution to the major problem between the two neighbors. आगे के लिए भी अगर समिट होते हैं तो ही ये सॉल्यूशन कोई निकल सकता है. A number of bus routes have been opened between the two countries. देखो बस रूट्स बस वगैरह भी जाती हैं, रेल भी जाती है. ट्रेड बिटवीन द टू हैज इंक्रीज इन द लास्ट 5 years. ट्रेड थोड़ा सा बढ़ा था, अब शायद फिर से वापस थोड़ा कम है. वीजा हैव बीन मोर इजीली गिवन. सो ये हो जाएगा. एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका. इसके अंदर जो है मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, श्रीलंका का पहले ये देख लेते हैं नेपाल के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन कैसे आता है 1990 के बाद से. ठीक है, सो नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम, हिंदू राज्य था इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. पहले तो हिंदू किंगडम, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना और बाद में डेमोक्रेटिक कंट्री बना. द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990. किंग जो था वहां का उसने मान ली डिमांड कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलाऊंगा नेपाल को, इन द वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट चल रहा था डेमोक्रेसी को लेके. However, democratic governments had a short and troubled career. During the 90s, the Maoists of Nepal, जो माओवादी लोग होते हैं, माओइस्ट होते हैं, of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. नेपाल के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में माओइस्ट का इन्फ्लुएंस हो चुका था. In 2002 यानी कि 2002 में, ठीक है, 2002 द किंग एबोलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट को ही एबोलिश कर दिया और गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया. इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट. अब ऐसे में क्या होगा भाई, प्रोटेस्ट होने लगी. द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय द 7 पार्टी अलायंस. एसपीए अलायंस जो था इसने लेड किया और इसके अंदर माओइस्ट भी थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे शामिल. In 2008, नेपाल became a democratic republic after abolishing the monarchy. मोनार्की खत्म हो गई और डेमोक्रेसी आ गई. In 2015, नेपाल adopted a new constitution. 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया. The current prime minister of Nepal is शेर बहादुर देउबा from नेपाली कांग्रेस. ठीक है, नेपाली कांग्रेस के ये नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं. 13 जुलाई 2021 से ये हैं पीएम. ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. उसके बाद है एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका. यहां से देखते हैं श्रीलंका के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था पूरा एथनिक, सिंगलीज वर्सेस, ठीक है, जो तमिल्स का. श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1948 और श्रीलंका वाज नोन एज सिलोन. ये नाम बाद में आया, श्रीलंका पहले सिलोन था. द मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन आर एथनिक सिंगलीज. ठीक है, ज्यादातर जो लोग हैं सिंगलीज हैं. During British rule in Sri Lanka, British migrated nearly 1 million Tamils from India to work in the coffee, tea and rubber plantations. अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडियन तमिल्स को ला के माइग्रेट कर दिया श्रीलंका के अंदर. उस टाइम के जो प्लांटेशंस होते थे ना कॉफी और टी के, वहां पे काम करवाने के लिए. दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस. भाई ये चलता रहा माइग्रेशन.
The Sri Lankan government initiated many laws that discriminated against the Tamils. श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे रूल्स बनाए, लॉज बनाए जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थे, ठीक है, तमिल्स के लिए. द तमिल स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वल राइट्स इन देयर होमलैंड. अब इनको भी अपने राइट्स चाहिए थे. However, the ethnic tension was rising in the country. ethnic tension बढ़ती गई. The neglect of Tamil concerns led to militant Tamil nationalism. अब ऐसे में जब इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी, सो क्या था कि अब एक मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म को इसने कहीं ना कहीं राइज किया. द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, यानी कि LTTA, जिसको लिट्टे भी कहते हैं, ये 1976 में बना. प्रभाकरन ने इसको बनाया. लिट्टे हैज बीन फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका. लिट्टे जो है वो आर्म्ड स्ट्रगल में इन्वॉल्व था श्रीलंका के साथ, श्रीलंकन आर्मी के साथ, डिमांडिंग तमिल एलम. और ये अपने लिए एक सेपरेट कंट्री मांग रहे थे तमिल्स के लिए श्रीलंका के अंदर ही. इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट. श्रीलंका के इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया गवर्नमेंट भी आ जाती है. इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स थी IPKF वॉज सेंट टू श्रीलंका इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट पीस. वहां पे पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए IPKF को भेजा गया. द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द लिट्टे. भाई लिट्टे से ही संघर्ष करना पड़ गया वहां पे. द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वाज आल्सो नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन्स. श्रीलंकन्स के देश के अंदर अगर कोई इंडियन आर्मी का बंदा घूमेगा या जवान घूमेगा, उनको क्यों पसंद आएगा भाई? हमारे देश में कोई और कंट्री के ट्रूप्स घूमेंगे तो हमें भी पसंद नहीं आएगा. दे सॉ दिस एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका. वो समझ रहे थे कि इंडिया हमारे इंटरनल मामलों में क्यों इंटरफेयर कर रहा है. इन 1989 द IPKF पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका से इनको वापस बुला लिया जाता है, कोई इसका ऑब्जेक्टिव ही अटेन नहीं कर पाए. द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वायलेंट. और इस तरीके से ये क्राइसिस चलता रहा. पीस टॉक्स चलती रही, कुछ भी इतना हो नहीं रहा था. ओके, बहुत से लोगों ने इसमें इंटरफेयर किया, इंटरनेशनल एक्टर्स ने किया, कंट्रीज ने भी किया, जैसे कि नॉर्वे, आइसलैंड, पर कुछ भी नहीं हुआ. Finally, the armed conflict came to an end as the Litte was vanquished in 2009. लिट्टे खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कम होता है. इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. भाई कॉन्फ्लिक्ट तो चलता रहा, पर इंडिया जो श्रीलंका है उसने एक और अचीवमेंट ले ली. ह्यूमन डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हाई लेवल्स थे इसके. इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी अच्छी थी. डिस्क्राइब इंडिया नेपाल रिलेशनशिप. कॉपरेशन की बात करें तो काफ़ी स्पेशल रिलेशनशिप है हमारा. हमारे बीच में एक ट्रीटी है जिसमें हम विदाउट पासपोर्ट और वीज़ा के जा सकते हैं. डिस्प्यूट्स की बात करें सो द गवर्नमेंट्स ऑफ टू कंट्रीज हैव ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन द पास्ट, क्योंकि नेपाल थोड़ा चाइना से जुड़ा हुआ था. द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑफन एक्सप्रेस डिसप्लेजर एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना. अब नेपाल चाइना से ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो इंडिया को तो पसंद आएगा नहीं. सो इस तरीके से ये थोड़े से डिस्प्यूट्स भी रहते हैं. डिस्क्राइब पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ मालदीव्स. मालदीव्स के बारे में बताना है. द मालदीव्स इज द चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका में अगर आप देखेंगे सो इसके साउथ वेस्ट में ये लोकेटेड है मालदीव्स. अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आज़ाद देश है. पहले ये एक सल्तनत था 1968 तक, ठीक है, व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद क्या है, ये एक रिपब्लिक कहलाया, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, जब वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया. इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स वोटेड अनएनिमोसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम लाने के लिए यहाँ पे वोटिंग होती है. द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द आइलैंड. MDP का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है. डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्ड इन द मालदीव्स आफ्टर 2005 इलेक्शंस व्हेन सम ऑपोजिशन पार्टीज वर लीगलाइज्ड. जब और भी पार्टीज आ गई तो डेमोक्रेसी और अच्छी हो गई यहाँ की. द MDP वॉन द 2018 इलेक्शंस, और यही MDP ने 2018 में भी इलेक्शन यहाँ पे जीते थे. फिर है इंडिया मालदीव रिलेशंस की बात करें सो इंडिया टाइज विद द मालदीव्स रिमेन वार्म एंड कोर्डियल. काफी अच्छे रिलेशन है हमारे. इन नवंबर 1988 व्हेन सम तमिल mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives, the Indian Air Force and Navy reacted quickly to the Maldives request to help stop the invasion. India has also contributed islands economic development, tourism and fisheries. सो काफ़ी ज़्यादा हमारे अच्छे कॉपरेशन है, कोऑपरेशन बड़े हमारे रिलेशन है उनके साथ में. हम भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म को मतलब प्रमोट करते हैं.
इसके बाद है डिस्क्राइब इंडिया भूटान रिलेशंस। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे छुप गया है पीछे। सो इंडिया एंजॉयज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान। ओके, काफी ज्यादा कोई इतना मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भूटान के साथ। The efforts made by Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and militants from northeastern India that operate in his country have been helpful to India। इन्होंने जो भूटानीज जो मोनार्क है वहाँ का, उन्होंने काफी कोशिश करी आतंकवादियों को भगाने की नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के वहां से। ठीक है, सो इंडिया इज इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान। ओके, काफी ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं हमारे भूटान के अंदर। remains the Himalayan kingdom's biggest source of development aid of all conflicts in South Asia are between India and its neighbor Nepal and Bhutan, as well as Bangladesh and Myanmar have had disagreements in the past over the migration of people. Bangladesh and Nepal have had some differences over the future of Himalayan river water। सो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। अगर रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब एक तो काफी ज्यादा हिमालयन किंगडम्स का मतलब ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट का अगर आप देखोगे यहाँ पे कि भूटान के अंदर और इंडिया के बीच में, ठीक है, कितने ज्यादा ऐसे मतलब आगे भी मतलब जो है रिश्ते सही रहने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेके। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द पॉपुलर स्ट्रगल इन ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। सो ये 1971 में जब बांग्लादेश बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ही पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, 47 से लेके 71 तक। इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्शियन एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। असम का कुछ एरिया और वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया या मतलब बंगाल का कुछ एरिया लेके ये ईस्ट पाकिस्तान बना था। सून आफ्टर द पार्टीशन, जो यहाँ के लोग थे पार्टीशन के बाद से ही परेशान रहने लगे थे, काफी अनफेयर ट्रीटमेंट होता था इनके साथ। जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे यानी कि जो असली पाकिस्तान था, वो अपनी उर्दू कल्चर इनके ऊपर थोपना चाहते थे। ओके, ये यहाँ पे चाहते थे कि बंगाली कल्चर खत्म हो जाए। दे डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इन लोगों को बेचारों को भी अपना फेयर रिप्रेजेंटेशन चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन में, पर इनको नहीं मिल रहा था। पॉलिटिकल पावर में भी ज्यादा इनको कुछ नहीं हो रहा था। In the 1970 elections in the Pakistan, the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman won all the seats in East Pakistan। ईस्ट पाकिस्तान में सारी सीटें जीत जाता है अवामी लीग का जो नेता है शेख मुजीबुर रहमान। और थाउजेंड्स वर किल्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। अब पाकिस्तानी आर्मी ने हजारों लोगों को वहां पे मार दिया। दिस लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन टू इंडिया। अब लोग वहां पे माइग्रेट हो के इंडिया में आने लगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे इंदिरा गांधी की थी और इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया इन लोगों को कि हाँ आपको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, और फाइनेंशियली मदद की हमने, मिलिट्री मदद की। दिस रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, और इसी के रिजल्ट में हमारा पाकिस्तान से वॉर हो जाता है 71 में। एंड इन दिसंबर 1971 पाकिस्तानी फोर्सेस सरेंडर्ड इन ईस्ट पाकिस्तान एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया इंडिया के आगे 71 में ही, और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है इसी के साथ। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें इंक्लूडेड हैं। 1975 शेख मुजीब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही ऑल्सो एबोलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट हिज ओन द अवामी लीग। सारी पार्टीज को खत्म कर दिया अवामी लीग को छोड़ के। शेख मुजीब वॉज असैसिनेटेड इन अ मिलिट्री अपराइजिंग अगस्त 1975 में ये मारा जाता है। द न्यू मिलिट्री रूलर जिया उर रहमान, ठीक है, एक मिलिट्री रूलर आता है, फॉर्म्ड हिज ओन बांग्लादेशी, ठीक है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वॉन इलेक्शंस इन 1979। अब आगे क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है जब भी आपको करवा रहा हूं। ही वॉज असैसिनेटेड एंड अनदर मिलिट्री रूलर टुक ओवर फॉलोड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद। ये भी मर जाता है भाई, और उसके बाद इरशाद आता है। आफ्टर द पीपल प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, इरशाद जो था उसने क्या करा, इरशाद वॉज फोर्स टू अलो पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन अ लिमिटेड स्केल। और इसको भी अब ये पता चल गया था कि भाई थोड़ा सा तो भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी को लाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years, बाद में ये प्रेसिडेंट बन जाता है। सो अब क्या था कि भाई पब्लिक प्रोटेस्ट होने लगी एंड इरशाद जो है इनको वापस आना पड़ा,
ठीक है, इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991 एंड सिंस 1991 जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है मल्टी पार्टी इलेक्शन पे बेस्ड वो अब यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर लगातार हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा अगला चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको सारे करवा दूंगा इसी के अंदर, क्योंकि ये हमारी वन शॉट सीरीज है। सो एक्सप्लेन एनी टू मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखो टेक्नोलॉजी की वजह से एक तो जो है ग्लोबलाइजेशन हमारा आया है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो काफी अच्छा हो गया है। टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ, टेलीफोन का हुआ, इंटरनेट का हुआ, लोग जुड़े एक जगह से दूसरी जगह पे, कैपिटल, कमोडिटीज, पीपल, इन सभी का फ्लो होने लगा एक जगह से दूसरी जगह। लोगों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस काफी ज्यादा बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, सो इससे ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी एक और बहुत अच्छा कॉज है कि जब अगर मान लो कोई भी अगर ऑथर है उसने अपनी बुक को लिखा ब्रिटेन के अंदर, तो उसके बाद क्या है, अब भाई इस ऑथर ने ब्रिटेन में अपनी जो बुक है वो लिखी और अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो बुक प्रिंट हो गई, उसकी कॉपीज हो सकती हैं, वो इंडिया में भी बिक रही हैं। सो ये भी एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ही कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, What are the political consequences of globalization? सो ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो स्टेट की कैपेसिटी है, इट मीन्स जो एक देश है उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। ओके, जो पहले एक वेलफेयर स्टेट हुआ करता था ना, वो अब एक मिनिमलिस्ट स्टेट बन चुका है, जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है और कुछ भी अपने सिटीजन्स के लिए नहीं कर रहा। जो सारा रोल है वो एमएनसीज ने अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, कि जो जब से इनकी एंट्री हुई है, द एंट्री एंड इंक्रीज्ड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, जो एमएनसीज आई है ना जब से दुनिया के अंदर, सो इसमें गवर्नमेंट की कैपेसिटी कम हो चुकी है अपने खुद के डिसीजन लेने की। इन सम रिस्पेक्ट्स state capacity has received the most as a consequences of globalization, with enhanced technologies available at the disposal of the state to collect information about its citizen। ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अब क्या है, इसको मैं आसान करके समझा दूं कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो टेक्नोलॉजी पहुंची अलग अलग देशों तक, इंडिया तक भी आई वो टेक्नोलॉजी। अब हमारी गवर्नमेंट के पास क्या है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम एक क्लिक के साथ सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी सिटीजन की। आधार नंबर डाल दिया, सारी उसकी सिटीजन की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी गवर्नमेंट के पास में। सो ये हो जाएगा। Thus, state becomes more powerful than they were earlier as an outcome of new technology। State इस तरीके से थोड़ा सा पावरफुल हुआ है टेक्नोलॉजी के मामले में। Economic consequences of globalization। So the role of international institutions like IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में काफी ज्यादा अपना रोल दिखाया है। और ये क्या है, ग्लोबली इनके अंदर कुछ मतलब बहुत सारे देश शामिल होते हैं, तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही कॉन्सिक्वेंसेस है। डोमिनेशन ऑफ रिच, इन्फ्लुएंशियल एंड डेवलपमेंट, मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज इन दीज इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो IMF है, WTO है, और मतलब जितने भी UNO वगैरह जो है, इसके अंदर इन इंस्टीट्यूशंस में जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज का रहता है। मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज, कैपिटल, पीपल एंड आइडिया। अब देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से जो फ्लो होगा, फ्लो यानी कि किस चीज का होगा, कमोडिटीज का। कोई प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश पे जा रहा है। पीपल का फ्लो हो सकता है, कोई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है घूमने, ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। और क्या हो सकता है, पैसे का, डॉलर एक देश से दूसरी जगह पे जा रहा है, सो ये हो जाएगा। ट्रेड बढ़ रहा है। द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट बढ़ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज बढ़ रही हैं, तो ये भी इकोनॉमिक फायदा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स विद वीजा पॉलिसीज। बहुत सी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी काफी ज्यादा टफ वीजा पॉलिसीज हैं, ताकि कोई बाहर का सिटीजन आके उनकी इतनी आसानी से सिटीजनशिप ना ले या इतनी जल्दी वीजा ना मिले कि वो वहां के लोगों की जॉब ही छीन ले। ओके, तो इन लोगों ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज वाले हैं, इन्होंने अपने सिटीजन्स की जॉब सिक्योर कर रखी है टफ वीजा पॉलिसीज बना के। एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के मतलब सपोर्ट में जो लोग हैं वो बताते हैं कि काफी ज्यादा ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है ग्लोबलाइजेशन से। ओके, और काफी ज्यादा पॉपुलेशन को फायदा भी मिला है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल एंड इट इज नॉट वाइज टू रेजिस्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर इज इंक्रीज्ड मोमेंटम टुवर्ड्स इंटरडिपेंडेंस। अब देश जो है एक दूसरे पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है,
ठीक है, इंटीग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, दो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स आपस में अब बात करने लगी अच्छे से, जैसे कि इंडिया रशिया है, इंडिया अमेरिका है। बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टॉक्स होने लगी हैं। ऑर्डिनरी पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हम और लोगों से भी बात कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब कल्चर में क्या हुआ है, देखो फूड हैबिट्स में बदलाव आया है। हमारे यहाँ का जो फूड था वो दाल रोटी, लेकिन अब क्या चल रहा है, पिज्ज़ा मोमोज बर्गर, ये क्या है, वेस्टर्न कल्चर है। डेंजर फॉर कल्चर्स, ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा जो यहाँ का कल्चर है उसको डेंजर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, ठीक है, इज इंडेंजर्ड। चेंज इन लाइफ स्टाइल, हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ है, हमारा जो रहन सहन का तरीका है, ओके, हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका है, ठीक है, जो हमारे जो मतलब जो हम पहनते हैं वो वेस्टर्न ज़्यादा है, ब्लू जीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस है, ओके। शॉर्ट, जो भी हम शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं। फिर है डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से हमें डोमिनेट कर रहा है। फिर है इम्प्रूव्ड कंडीशंस ऑफ विमेन, अब जो विमेन है उनकी कंडीशंस इम्प्रूव्ड भी हुई हैं। कैसे इंप्रूव हुई हैं, कि जो पहले क्या था, ऑर्थोडॉक्स आइडियाज होते थे, विमेन पढ़ नहीं सकती है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब विमेन पढ़ सकती है। लेकिन एडवर्टीजमेंट्स वगैरह से क्या है, कि एक विमेन को ऑब्जेक्ट बना दिया है, किसी भी चीज को एडवर्टाइज करना है, विमेन दिखा दी भाई उसमें। सो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है विमेन को ग्लोबलाइजेशन ने, ये गलत है। एंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स आइडियाज, अब जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हाउ हैज टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन, सो टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो आप सारे पॉइंट इसमें डाल सकते हो, आपका गलत नहीं माना जाएगा, ओके। और द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, अब आप देखोगे ऑनलाइन कितनी ज्यादा सर्विसेज हैं, ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है। पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, हम बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को भी। सो ये टेक्नोलॉजिकली हम काफी ज्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैज रिड्यूस द फिजिकल डिस्टेंसेस, अब देखो टेक्नोलॉजिकली अगर हम एडवांस्ड हैं, हमें लंदन से कोई कोर्स करना है तो उसके लिए हमें फिजिकली लंदन जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं उसका, ओके। सो ये क्या है, हमारा एक तरीके से टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा मतलब हमें फायदा मिला है इसका। और इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है वर्ल्ड वाइड, हम यहाँ बैठ के और रशिया में बातें कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, हम कनेक्टेड हैं लोगों से, ये हो जाएगा। एक्सप्लेन एनी टू पॉजिटिव एंड एनी टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, सो ट्रेड के अंदर गुड्स सर्विसेज इसके वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है ट्रेड को। इट अट्रैक्ट्स प्राइवेट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडिया जैसे देशों में जापान रशिया अमेरिका इन्वेस्ट करता है, ओके। इट क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं जब अमेरिका जैसा देश आके कॉल सेंटर खोलता है इंडिया के अंदर, और वहां पे फिर इंडियन को ही वहां पे जॉब मिलती है। इट रेजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से हमारे रहन सहन के स्टैंडर्ड को काफी ज्यादा इसमें लेवल अप हुआ है। इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड हेल्थी कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले क्या था, ग्लोबलाइजेशन जब नहीं था तो एक ही मान लो कोई ब्रांड है उसने डोमिनेट किया, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण और भी कई ब्रांड्स आ गए, अब वो वर्ल्ड वाइड फैल गए, तो कंपटीशन बढ़ गया इस वाले के लिए, ऐसे ही ये आप बता सकते हो। इट अट्रैक्ट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। फिर उसके बाद है नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात करें, सो फॉरेन कंपनीज अपना प्रॉफिट ज्यादा देखती हैं, सोशल वेलफेयर को नहीं देखती वो, ठीक है। इट हैज वाइडेंड इनकम डिस्पैरिटीज, अब देखो जो रिच लोग हैं वो और ज्यादा रिच हो गए हैं, ठीक है, जो पुअर हैं वो और ज्यादा पुअर हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन ने डेप्लेशन, ठीक है, डेप्लेशन किसका, फ्लोरा एंड फोना का, जो हमारे पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीव जंतु हैं इनको बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट किया है। फिर उसके बाद है, डू यू अग्री विद द आर्गुमेंट दैट ग्लोबलाइजेशन लेड्स टू कल्चरल हेट्रोजेनिटी, यस ये बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हो कि बर्गर की पॉपुलैरिटी, पिज्जा की पॉपुलैरिटी, ये ब्लू जीन्स की पॉपुलैरिटी हमें बताता है कि हम अमेरिकन वे ऑफ लाइफ में जी रहे हैं, ठीक है। द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव्स इट्स इम्प्रिंट ऑन अ लेस पावरफुल सोसाइटी, हमारे जैसे और भी कई ऐसे देश हैं जो अंडर डेवलप्ड देश हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी सोसाइटी लेस पावरफुल है, और जो अमेरिकन कल्चर है वो डोमिनेंट है वहां पे, ठीक है, वो डोमिनेट कर रहा है वहां के कल्चर्स को। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन लेट्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव, ये हो जाएगा।
हाउ ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड इंडिया, इंडिया को कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इन्फ्लुएंस किया है। सो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर 1991, जब न्यू हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाया था और उसके बाद का जितना भी जो टाइम रहा है उसमें हमने डेवलपमेंट किया है। इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का प्लेस बहुत जरूरी है। इसका एग्जांपल है अभी का रशिया यूक्रेन, इसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, रशिया ने भी इंडिया को कॉल करी, यूक्रेन ने भी इंडिया को कॉल करी, ठीक है। सो ये है हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, देखो जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडिया में बहुत सी फॉरेन कंपनीज खुली जहां पे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली यहाँ के यंगस्टर्स को काम करने की। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स, किसानों को इससे घाटा हुआ है। अब मॉल खुलेंगे, मॉल में सब्जियां बिकेंगी, ओके, और किसानों से सस्ते में लेके ये लोग मॉल में उसी पोटैटो चिप्स को बेचेंगे 50-50, 100-100 रुपए का एक पैकेट, तो इसमें किसान का क्या फायदा हुआ भाई, कंपनियां फायदा उठा रही हैं सारा, है ना। कल्चरल डिफरेंशिएशन हो रहा है, राइज इन न्यू चैलेंजेस इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, जो घरेलू लेवल पे सामान लोग बनाते थे, अब उनका सामान लोग कम ले रहे हैं और बना बनाया एमएनसीज के अंदर जाके, मतलब जो कंपनीज होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, इनका माल ज्यादा खरीदा जा रहा है, इनके प्रोडक्ट्स को खरीदा जा रहा है। आफ्टर अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, इंडिया ने रेस्ट्रिक्शंस को हटाया था इंपोर्ट्स के, ठीक है, ताकि फ्री ट्रेड हो सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इंडिया के अंदर, ओके, जापान जैसे देश और रशिया जैसे देश, अमेरिका जैसे देश यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटेन जैसे देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी बोरिस जॉनसन आए थे। सो इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स विद अदर नेशंस, ठीक है, इंडिया और देशों के साथ भी इन्वॉल्व है ट्रेड और कॉमर्स के अंदर। So even though at some places India plays a leadership role, however in India resistance to globalization has come from various quarters। अब बहुत लोग विरोध भी करते हैं ग्लोबलाइजेशन का। अब यहाँ पे है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड म्यूचुअल एंगेजमेंट, दुनिया भर के लोग आपस में एंगेज कैसे हुए हैं, इंटरनेट की वजह से, टेलीफोन की वजह से, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट, और ये तो हो गया है मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, ये सब कंप्यूटर, ये सब आ जाएगा कम्युनिकेशन और जो टेक्नोलॉजी के लिए जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है दुनिया में। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी कंटेंशियस सब्जेक्ट एंड हैज इनवाइटेड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म्स ऑल ओवर द ग्लोब, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है दुनिया के अंदर। सो दोज ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि जो ये ग्लोबल कैपिटलिज्म बढ़ा है, ठीक है, आपको पता ही है लेफ्टिस्ट लोग जो है वो कैपिटलिज्म को सही नहीं मानते, वो कहते हैं कि रिच तो और रिचर हो गया, पुअर और पुअरर हो गया। अब जो राइट वाले हैं वो कहते हैं ये जरूरी है, ये होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट एक्सप्रेस एंजाइटी ओवर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट्स, दे फियर द वीकनिंग ऑफ द स्टेट एंड वांट टू रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म। They are worried that traditional culture will be harmed and people will lose their age old values and ways। So ये भी एक तरीके से इसमें रेजिस्टेंस है, आप इसको लिखेंगे अपने पेपर में, ठीक है। फिर द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF, ये एक और ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एक साथ लाता है, जहां पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, लेबरर जो मतलब एक्टिविस्ट होते हैं, यूथ है यहाँ पे, विमेन एक्टिविस्ट हैं जो कि न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। एंड द फर्स्ट WSF मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील के अंदर है, ये 2001 में हुई थी। सो इसी के साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।